नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक ब्लड से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनसे एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। ब्लड, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड गाढ़ा है। रक्त एक संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। कितना है दोस्तों? क्षारीय होता है। स्वस्थ मानव में 5.5 से लेकर 6 लीटर तक रक्त होता है या उसके टोटल वेट का 7% होता है। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण बच्चा अथवा मीसोडर्म में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। रक्त प्लीहा या स्प्लीन में जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है दोस्तों? प्लीहा या स्प्लीन में जमा रहता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। ब्लड में क्या क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा होता है 55 से 60%। रुधिराणु रक्तकण यानी 40 से 45% होते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन पाया जाता है और प्रोथ्राम्बिन पाए जाते हैं। ये 2 प्रोटीन पाए जाते हैं जो ये ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम करते हैं, यानी थक्का बनने का काम करते हैं। और रुधिराणु में कौन कौन से पाए जाते हैं? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और दूसरा डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स है। इससे दोस्तों ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला है दोस्तों प्लेटलेट्स, ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या कहते हैं दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट्स। अब बात करते हैं रक्त प्लाज्मा। ये रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% भाग जल होता है। 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्राम्बिन होता है। ये दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का जमने में मदद करते हैं। सीरम जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सीरम कहलाता है। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सीरम से की जाती है। बीमारियों की जांच किससे की जाती है दोस्तों? सीरम से की जाती है। कार्पल्स, ये रक्त का कणकी भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी 5 लाख होती है। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। खराब यूई यानी आरबीसी यानी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट होता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड कहते हैं। आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन यानी O2 का परिवहन करना होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है।
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। मेल में हीमोग्लोबिन का स्तर 149 एम प्रति 100 ml होता है। फीमेल यानी महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर 139 एम प्रति 100 ml होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया यानी अरक्तता नामक रोग हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाएँ, इसकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। इसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण सफ़ेद रंग की दिखाई देती हैं। किसकी दिखाई देती हैं? सफ़ेद रंग की दिखाई देती हैं। WBC का आकार अनियमित होता है। WBC का आकार अनियमित होता है। WBC का आकार कैसा होता है दोस्तों? अनियमित होता है। WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल ओनली 4 डेज का होता है, यानी 4 दिन का। RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। WBC में संक्रमण यानी बीमारी से बचाता है। WBC का कार्य क्या होता है? संक्रमण यानी बीमारी से बचाना, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। WBC कई प्रकार का होता है। WBC कई प्रकार का होता है। नंबर 1, ओशिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट सबसे बड़ा। मोनोसाइट सबसे बड़ा। ये क्या करते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। ये किसका, इनका काम क्या होता है दोस्तों? बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती है। लिम्फोसाइट में T सेल एंड B सेल पाई जाती हैं। बीमारियों से मुक्त रूप से रक्षा यानी प्रतिरक्षा T सेल में T सेल नष्ट होती हैं। प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, बात करते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, इसे थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, अर्थात ये रक्त के बहाव को रोकता है। ये रंगीन होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। रक्त का कार्य, रक्त पचे भोज्य पदार्थ परिवहन करता है। रक्त हार्मोन यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा O2 का परिवहन करता है। रक्त उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन भी करता है। रक्त उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार यानी स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। शरीर का तापमान गिर जाता है। लसिका यानी लिम्फ, लसिका यानी लिम्फ, ये हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती हैं, जिससे लसिका निकलकर आगे प्रवाहित होती है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात ये कोशिकाओं से हृदय की ओर होती हैं। कि किधर की ओर गति होती है इनकी? कोशिकाओं से हृदय की ओर होती है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती हैं तथा शरीर से अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। ये घाव भरने का कार्य करती हैं। ये रक्त में RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती हैं।
पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो की बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित होता है। रक्त का थक्का जमना बनना यानी क्लॉटिंग होना। शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लॉटिंग कहलाता है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट रक्त के थक्का बनने की क्रिया को कैस्केस कहते हैं। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। रक्त जब कहीं कटा है तो शरीर में रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में आता है, जिसके कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। ये थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके इस फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन की रचना जाली के समान होती है, ग्रिड पद्धति की तरीके से होती है, जाली के समान होती है, जिसमें रक्त में रुधिराणु यानी मुख्य रूप से आरबीसी आकार फंस जाता है, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। इसे रक्त का स्कंदन या थक्का यानी क्लोटिंग कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन कहलाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन कहलाता है। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन फाइब्रिन कहलाता है। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु आरबीसी बराबर रक्त का थक्का बनाते हैं। रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ यानी विटामिन के जो है मदद करता है क्लोटिंग करने में। रुधिराणु यानी थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, धातु या तत्व यानी कैल्शियम होता है। प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्राम्बिन, ये 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं जो क्लोटिंग में सहायक होती हैं। हेमरेज नसों का फटना के कारण विटामिन के शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्त के अंदर हिपेरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। रक्त के अंदर यानी हमारी बॉडी के अंदर हिपेरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अतः हिपेरिन को एंटी क्लोटिंग या एंटी क्लोटिंग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लोटिंग, यानी हमारे शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता है। हिपेरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है ताकि खून का थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। अगर रोगी को कहीं कट जाए तो वो खून बहता ही रहता है, अतः कटने पर रक्त बहाव नहीं रुकेगा। ये बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुई थी। ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर नामक विद्वान ने की थी। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। हालांकि कुछ रक्त समूह की संख्या 33 है। रक्त समूह के विभिन्न के कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। इसी एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटते हैं। एंटीजन ए और ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप ए बी। एंटीजन नहीं होता है ब्लड ग्रुप ओ। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ओ सरोदाता होता है। ओ ब्लड है, सरोदाता होता है, ये किसी को भी दे सकता है। ए बी सरोग्राही होता है, ये किसी से ब्लड ले सकता है। रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है। एंटीबॉडी क्या करता है? बीमारी से रक्षा करता है। इसे एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है, आरएच फैक्टर। इसकी खोज 1940 में लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया। ये एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रीछ नाम के बंदर
में देखा गया, अतः इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिसमें ये RH उपस्थित रहता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं। जिनमें ये RH नहीं पाया जाता है उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। एक भारत में 95% लोग RH पॉजिटिव हैं। 95% लोग RH पॉजिटिव हैं। ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, रक्त का आदान। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आदान कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्त दान कर सकता है। एक व्यक्ति एक बार में 200 ml रक्त दान कर सकता है। ब्लड भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य 1200 से 2000 रुपये के बीच रहता है। जब हम रक्त का आदान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ यानी RH फैक्टर का भी मिलान करते हैं। यदि हम RH प्लस का रक्त किसी RH वाले को दे दें तो पहली बार में कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार RH माइनस वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है अर्थात बहाव प्रभावित हो जाता है। इस स्थिति रक्त को अभिलेक्षण कहते हैं। O निगेटिव वाले रक्त का सरोदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा RH फैक्टर पाए जाते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव और माता का रक्त RH नेगेटिव हो, इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद की संतान मृत पैदा होंगी या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएंगी। माता पिता के रक्त समूह का बच्चे पर प्रभाव। माता पिता का रक्त, माता का O है पिता का A है तो बच्चे में O होगा A होगा। अगर माता का O है पिता का B है तो बच्चे में O होगा या B होगा। अगर माता का O है और पिता का AB है तो ब्लड ग्रुप हो सकता है A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है। अगर माता का भी O है पिता का O है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा। O के साथ अगर पिता का A है माता का भी A है तो A होगा O होगा। अगर पिता का भी B है और माता का भी B है तो ब्लड ग्रुप B होगा या O होगा। अगर पिता का AB है माता का भी AB है तो ब्लड ग्रुप A, B या AB होंगे। A माता का A और पिता का AB तो ब्लड ग्रुप A, B, AB होंगे। अगर माता का B और पिता का AB तो A, B, AB होंगे। अगर माता का A और पिता का B तो A, B, AB, O हो सकते हैं। ब्लड ग्रुप, ये एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इनमें एंटीजन A, B, O होता है। इसकी खोज 1952 में मुंबई में डॉक्टर YG बेंडे ने किया। अतः इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये टॉपिक था ब्लड से संबंधित, आपने इसका अध्ययन किया है दोस्तों। इस वीडियो को अंत देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।